भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। देशवासियों, आज हम आरक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे। आरक्षण की पूरी खेल क्या है और आरक्षण से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कौन लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षक साथियों, शिक्षक का जो कर्तव्य है वो अपने राष्ट्र के प्रति विचार करना, मूल्यांकन करना भी एक उनका महत्वपूर्ण काम है और उस पर अपना विचार व्यक्त करना भी होता है जो राष्ट्र हित में हो और जो राष्ट्र के लिए वो उपयोगी समझे और राष्ट्र के लिए हितकर हो। राष्ट्र के लोग जो हैं, जो हमारी जो देश की जनता है, उसके लिए जो हितकर लगे, उस विचार को रखना भी शिक्षक का एक महत्वपूर्ण काम है। न कि सिर्फ विद्यालय तक ही वो सीमित रहे, ऐसा गुरु का जो है वो कर्तव्य नहीं हो सकता है मेरे विचार से। तो आज हम जो चर्चा करेंगे देशवासियों, वो आरक्षण की पूरी खेल पर चर्चा करेंगे और ये आरक्षण की जो पूरी खेल है, इससे कौन लाभान्वित हो रहे हैं, कैसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और ये किसका हक उसमें जा रहा है, इस चीज को हम समझेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। अब देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा हम जो है ओबीसी का चर्चा करते हैं, जनरल का चर्चा करते हैं, एससी का चर्चा करते हैं, एसटी का चर्चा करते हैं। अन्य तरह के भी आरक्षण है, महिला आरक्षण है, विकलांग के आरक्षण है, तो इस तरह की भी आरक्षण है। लेकिन हम 2-3 ही पॉइंट पर जो है इस चीज को समझें कि आरक्षण से क्या गरीब होता जा रहा है या वास्तव में गरीब को इसका लाभ मिल रहा है। जैसे आप छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि ओबीसी को जो आरक्षण है, तो ओबीसी को यदि उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि 28% आरक्षण है, एससी को 16% है, एसटी को 1% है, तो 28% ओबीसी को आरक्षण है। तो एक उदाहरण स्वरूप आप मानिए कि हमारे देश की जो कुल जनसंख्या है 1.25 करोड़ है, उससे भी ज्यादा है, लेकिन हम उदाहरण में मान लें कि हमारी देश की जो कुल जनसंख्या है वो 10 लाख है और 10 लाख में 6 लाख जो परिवार है वो सिर्फ ओबीसी है और 6 लाख परिवार को 28% आरक्षण मिला हुआ है। यानी 100 कोई सीट अगर होगा तो उसमें 28 उनको सीटें मिलेगी। लेकिन यहां होता क्या है, आरक्षण का लाभ किसी भी वर्ग में, ओबीसी हो, ईबीसी हो बिहार में, इसके अलावा एससी हो, एसटी हो, महिला हो, तो आरक्षण का लाभ जो है वो ले कौन पाते हैं। आरक्षण जो दिया गया है वो ओबीसी का हम उदाहरण ले रहे थे, तो समस्त 6 लाख परिवार जो है, जो समुदाय है, उसका टोटल हिस्सेदारी है 28%। लेकिन यहां होता क्या है कि अगर ओबीसी उदाहरण स्वरूप मानिए कि पूरे देश में 6 लाख परिवार है, तो उसका लाभ कितना ले पाता है, मुश्किल से 1000-2000 परिवार जो उस वर्ग में, उस जाति में सबल हैं, मजबूत हैं, उन्हीं के घर में 2-2, 3-3, 4-4 जो है सर्विस देखने के लिए मिल रहा है। और वो है कि सीट किसका, समस्त समुदाय का। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, ऐसे में इस बात का खासा ध्यान होना चाहिए कि जो परिवार आरक्षण का लाभ ले लिया, तो अगला आरक्षण का लाभ जो है अगला परिवार को मिले, उसी परिवार से ना मिले। क्योंकि जो आरक्षण जो है वो समस्त परिवार का हिस्सा है, किसी 1-2 परिवार का वो हिस्सेदारी नहीं है। अगर 2-4, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 परिवार को ही इसका लाभ मिलते रह जाएगा, तो समस्त परिवार की हिस्सेदारी वो 1000 परिवार ही, 500 परिवार ही उसका वो उपभोग करते रहेंगे। ये एक आरक्षण में बहुत बड़ी विडंबना आ रही है। और आप अपने आसपास अगल बगल ये देख भी रहे होंगे
तो ऐसे में एक परिवार एक नौकरी की जो व्यवस्था है वो सबसे बेटर है। आप किसी पर भी ले सकते हैं। एसी का 16% आरक्षण मान लीजिए है। अब 16% आरक्षण एसी को है। पूरे देश में एसी का जनसंख्या मान लीजिए कि 4 लाख है, या 4 लाख परिवार हमारे देश में एसी का है, उदाहरण स्वरूप। अब उस 4 लाख परिवार में मात्र जो है 500 और 1000 परिवार जो है वही उस आरक्षण का लाभ उठा पाते हैं। एक एक परिवार में 3-3, 4-4, 5-5 सर्विसर है। और वो आरक्षण क्या है? समस्त 4 लाख समुदाय का आरक्षण है। समस्त 4 लाख समुदाय के हक को 1500 परिवार जो है उसका उपयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक ही परिवार में जो है वो मजबूत होते हैं और वो उस कटअप में उनमें वो आगे आकर के उसको प्राप्त कर लेते हैं। आज जो पिछड़ा हुआ परिवार है वो पिछड़ा रह जाता है, जबकि उसकी वो हिस्सेदारी है। वो हिस्सेदारी जो है, आरक्षण की जो प्रतिशत है, ओबीसी हो, एसी हो, एसटी हो, जो भी हो, वो उस वर्ग के समस्त जो परिवार है उनका उतना प्रतिशत है। मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूं। तो ऐसे में एक परिवार एक नौकरी की जो व्यवस्था है वो अति बेहतर है, क्योंकि आप उस समुदाय से आप आरक्षण का लाभ ले लिए एक बार। अब उस समुदाय के जो अन्य लोग हैं जिनके परिवार में उसका लाभ नहीं मिला, उसको प्राथमिकता होनी चाहिए। अब मेरे विचार से देशवासियों ये बहुत ही जरूरी है और इस पर हमको गंभीरता से विचार करनी चाहिए। ऐसा अब आता है कि मान लीजिए कि कोई पति पत्नी है, तो पत्नी ही पूर्व से सर्विस कर रही है या पति ही पूर्व से सर्विस कर रहे हो, तो वैसे में एक प्रश्न उठेगा कि दोनों ही पढ़े लिखे हैं, तो दूसरा का तो अगर एक सर्विस कर रहा है, एक परिवार में एक सर्विस, तो दूसरे को आवेदन करने का अधिकार जो है वो समाप्त हो जाएगा। नहीं, मेरे विचार से जो पहले से सर्विस कर रहे हैं और जो सर्विस नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी हर सर्विस में हर पद पर आवेदन करने का अधिकार होनी चाहिए। बशर्ते उसमें यह कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों में जो जिनका वेतन ज्यादा हो या जिनका पद ज्यादा हो, जिनका बेटर स्केल हो, वे ही रहेंगे। जैसे कोई पति ही है, पूर्व से सर्विस कर रहे हैं, और उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि उनको जो है 20,000 बेसिक है, और उनकी पत्नी कोई ऐसी सर्विस में आवेदन की और वहां गई कि उनका 25,000 बेसिक है या उनसे ऊंचा पद पर है, भविष्य में बेहतर हो जाएगा, तो वो वहां वो सर्विस कर सकती हैं। लेकिन वो जिस दिन से सर्विस पकड़ेंगे उस दिन से इनका सर्विस ब्रेक हो जाएगा। या कोई पत्नी ही है और उसके ऊंचे पोस्ट पर पति जाते हैं, आवेदन करते हैं, उनका सर्विस होता है, तो फिर वो पकड़ लेंगे। और इस तरह से इस देश में समस्त समुदाय का हित हो सकेगा। अन्यथा जो मैं देख रहा हूं, कुछ ही परिवार जो है वो इसका लाभ ले पा रहे हैं, समस्त लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं देशवासियों। इसलिए एक परिवार एक नौकरी की व्यवस्था सबसे उत्तम है। और इस पर वैसे समस्त देश के परिवार जिनके घर में एक भी सर्विस नहीं है, उन्हें खासा ध्यान इस पर देनी चाहिए और सरकार तक अपनी बात को पहुंचानी चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए। क्योंकि जो आपको आरक्षण मिला हुआ है वो आपके जाति के 500, 1000, 100, 200 घर के लिए नहीं मिला है। आपके जाति वर्ग समुदाय के समस्त लोगों का वो प्रतिशत है, समस्त परिवार का वो प्रतिशत है। इसलिए कुछ ही परिवार उसका लाभ उठाए, ये उचित नहीं प्रतीत होता है देशवासियों। तो सभी देशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये कुछ आरक्षण का ऐसा खेल है और इससे गरीब गरीब ही होता जा रहा है और किसी भी वर्ग का जो अमीर है मात्र वही फायदा उठा रहे हैं। तो इस पर हम ध्यान दें। सभी देशवासियों को पुनः नमस्कार।